सो आज हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ये आप हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी आपका दूसरा पेपर है, ठीक है। तो इसको हम कवर करते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो क्वेश्चंस इससे आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट एड, ठीक है। तो फर्स्ट एड रिलेटेड किससे है? ट्रीटमेंट से, इमीडिएट ट्रीटमेंट, ठीक है। गिवन टू द पेशेंट आर विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट, पॉइजनिंग और सडन इलनेस, ठीक है। तो कोई भी पेशेंट है जो बीमार हो गया है तो उसके लिए आप इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो, वो आपके फर्स्ट एड कहलाएंगे, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि पेशेंट का कहीं एक्सीडेंट हो गया है या पॉइजनिंग मतलब पॉइजन निकल लिया है या इलनेस, बीमार हो गया एकदम, ठीक है। तो उसमें आप कौन मटेरियल्स यूज कर सकते हो, ठीक है, कि इमीडिएट ट्रीटमेंट उसको दिया जा सके, वो आपके फर्स्ट एड में आते हैं, ठीक है। तो द एम ऑफ फर्स्ट एड टू प्रिजर्व लाइफ, हम क्यों इमीडिएट ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि उस पेशेंट की लाइफ प्रिजर्व हो जाए, मतलब लाइफ बच जाए, ठीक है। प्रमोट रिकवरी, और थोड़ा जो भी वो मतलब उसको एक्सीडेंट हो गया है तो मतलब ब्लड आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, ठीक है। तो उसका क्या है, उसकी लाइफ सेव हो जाएगी, ठीक है। तो प्रमोट रिकवरी एंड प्रिवेंट इंजरी, उसकी इंजरी को रोकने के लिए इलनेस अंटिल मेडिकल एड इज ऑब्टेन, जब तक उसको मेडिकल एड हॉस्पिटल से प्रोवाइड नहीं हो जाती तब तक हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट एड, ठीक है। तो ये उसका पर्पस हो गया कि प्रिजर्व लाइफ, प्रिजर्व हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी, प्रिवेंट इंजरी, ठीक है, एंड इलनेस किसका, उस पेशेंट का, ठीक है। तो ये सारे फर्स्ट एड में मतलब यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको शॉक। तो शॉक कैसे क्या कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ कंडीशन ऑफ सीवियर डिप्रेशन, कोई भी पेशेंट अगर सीवियर डिप्रेशन में है, ठीक है, तो चांसेस है कोई वाइटल डिसफंक्शनिंग होने के, मतलब कोई भी आपके बॉडी पार्ट्स में बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं शॉक, ठीक है, ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। क्या होता है क्या शॉक में? पुअर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितने टाइप्स का होता है। तो एक होता है आपका हेमरेजिक शॉक, ठीक है। क्या होता है आपका? होता है हेमरेजिक शॉक, ठीक है। तो हेमरेजिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक और एनाफ्लेक्टिक शॉक, ठीक है। तो डिफिनीशन आपका पूछ सकता है कि डिफिनीशन दे देगा, कहेगा ये किसकी डिफिनीशन है, तो ये शॉक की डिफिनीशन है। कितने टाइप का होता है? हेमरेजिक, न्यूरोजेनिक एंड एनाफ्लेक्सिस, ठीक है, 3 टाइप्स का होता है। एंड न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है? नर्व्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। न्यूरोजेनिक मतलब नर्व्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसके कारण कोई बॉडी पार्ट्स आपका काम करना बंद कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, ब्लड लॉस नहीं होता है, देयर इज नो ब्लड लॉस, ठीक है। हेमरेजिक में क्या होता है? एक्सेसिव ब्लड लॉस, हेमरेज, जहां भी हिम जो आपका आता है वो ब्लड मतलब हिम मतलब रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है। तो देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू सीवियर इंजरीज, ठीक है, ठीक है। सीवियर इंजरीज के कारण आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस क्या कहलाएगा? हेमरेजिक शॉक, ओके। इसमें क्या हो, इंजरीज भी हो सकता है, बर्न भी हो सकता है, एंड डिहाइड्रेशन के कारण भी आपका हेमरेजिक शॉक हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट, उसको हम कैसे सही करें, ठीक है। तो प्रोवाइड वेल वेंटिलेशन एरिया टू द पेशेंट, ठीक है, जहाँ पे एयर अच्छे से आ रही है हम उसको, उस पेशेंट को वहाँ पे बिठा लेंगे या बिठा सॉरी सॉरी फॉर दैट, वहाँ पे उसको लिटा देंगे, ठीक है। एंड रिमूव द क्राउड, ये भी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ठीक है। भीड़ भाड़ में क्या होता है, थोड़ा पेशेंट थोड़ा नर्वस फील करता है अपने आप को। रेज द लेग्स बाय कीपिंग ए पिलो, ठीक है, उसकी लेग्स के नीचे हम क्या करेंगे, एक पिलो रखेंगे, जिससे क्या है, सर्कुलेशन, उसका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। इफ देयर इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रेज द हेड एंड चेस्ट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अगर उसको कहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको क्या करेंगे, हेड को थोड़ा प्रेस करेंगे, एंड उसके हेड एंड चेस्ट को दोनों को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है। तो उसका क्या है कि ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन टेकिंग पावर पावर थोड़ा बढ़ जाएगी, ठीक है। लूजन द क्लॉक टू मेक हिम इजी एंड कीप द पेशेंट वार्म विद ए ब्लैंकेट, ठीक है। हम पेशेंट को थोड़ा हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और उसके कपड़े को लूज कर देंगे, ठीक है, जिससे ब्लड ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ, नेक्स्ट हम बात किसकी करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम डोंट डोंट गिव एनीथिंग टू ईट, हम उसको तुरंत कुछ मतलब खाने को नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है
कि उसको इंजरीज ज्यादा हुई हो तो उसको ऑपरेशन की आवश्यकता हो, मतलब इमरजेंसी ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इमीडिएटली शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। हमें करना क्या है, फर्स्ट एड देके उसको इमीडिएट जितनी जल्दी हो सके हम हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट करेंगे। तो ये सारे क्या होगी, ट्रीटमेंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइजनिंग। अगर कोई पेशेंट पॉइजन निकल गया तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो आपको समझना चाहिए पॉइजन होता क्या है। पॉइजन इज सब्सटेंस which if given into the body are brought into contact with any part there will produce ill health, ठीक है। कोई भी आपके बॉडी पार्ट्स में अगर पॉइजन चला गया है तो आपको कमजोर कर देगा, डेथ भी आपकी हो सकती है। एंड एनी ड्रग इन ए लार्ज डोज कैन एक्ट एज ए पॉइजन, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइजन की तरह बिहेव करेगा। सम ऑफ द कॉमन पॉइजन आर आर्सेनिक, बिस्मथ, मरकरी, गोल्ड, कॉपर, ऑपियम एंड डिजिटलिस एंड हैवी मेटल्स, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सारे पॉइजन्स हैं। आर्सेनिक सबसे डेंजरस है। अगर आर्सेनिक का थोड़ी भी अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर जाता है देन इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग पॉइजन, ठीक है। बिस्मथ है, इसमें किससे आपका पॉइजन मींस क्वेश्चन आ सकता है व्हिच इज ए पॉइजन, देन इसमें से कोई ऑप्शन दे सकते हैं, आपको टिक करना पड़ेगा। जनरल ट्रीटमेंट के लिए आप जनरल ट्रीटमेंट क्या दे सकते हो उसका देखते हैं अभी। जनरल ट्रीटमेंट में रिमूव द अनएब्जॉर्ब पॉइजन बाय गैस्ट्रिक लेवेज आर यूजिंग इमेटिक्स और परगेटिव्स, ठीक है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, हाँ, जो एब्स मतलब अगर कोई भी पेशेंट पॉइजन ले लिया है, ठीक है, जो अनएब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, ठीक है। एब्जॉर्ब किसके द्वारा नहीं हुआ है, गैस्ट्रिक लेवेज बाय यूजिंग इमेटिक्स एंड परगेटिव्स, ठीक है। ये अगर हम इमेटिक्स और परगेटिव्स दे देते हैं, ठीक है, तो जो भी पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं हुआ है बॉडी के थ्रू वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो निकल जाएगा बॉडी के, ठीक है। तो कोशिश करेंगे उसको इमेटिक्स एंड परगेटिव्स देने की, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटीडोट। एंटीडोट होते हैं जो पॉइजन से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कोई भी एंटीडोट मतलब एक्ट एज ए यू कैन से ड्रग, ठीक है। तो उसको हम क्या पेशेंट को देंगे देंगे और वो क्या करेगा, जो पॉइजन निकल गया उससे कॉम्प्लेक्स बना के चिलेट फॉर्मेशन करके बॉडी से उसके इफेक्ट को नष्ट कर देगा, ठीक है। न्यूलिफाई द पॉइजन, न्यूलिफाई मतलब उसके इफेक्ट को कम कर देना, मतलब नेग्लेक्ट कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द नेचर ऑफ पॉइजन इज नॉट नोन, ए जनरल एंटीडोट आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल एंटीडोट, ठीक है। अगर आपको पॉइजन का नेचर नहीं पता है, कौन सा पॉइजन पेशेंट मतलब निकल लिया है किसी बंदे ने, तो जनरल एंटीडोट आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल एंटीडोट, ठीक है। एक जनरल एंटीडोट उसको देंगे, विच कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड टैनिक एसिड, magnesium oxide 1 part, tannic acid and activated charcoal 2 parts, and the mixture of these substance suspended in a glass full of warm water, ठीक है। एक गर्म ग्लास पानी में हम क्या खोल देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड एंड एक्टिवेटेड चारकोल 2 पार्ट्स, ठीक है। तो इस रेशियो में 1 part 2 parts and 2 parts 1:2:2, ठीक है। दीज सब्सटेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंट विल बी गिवन, जब आप देंगे उसको पेशेंट को किसमें, गर्म पानी में, ठीक है। तो एक नॉर्मल प्राइम यू कैन से फर्स्ट एड जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ रिक्वायर्ड, आप उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे अगर रिक्वायर्ड कर रहा है। नेक्स्ट आता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस वाइटल ऑर्गन फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ठीक है। क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, उसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस वाइटल ऑर्गन, ठीक है। सिम्टोमेटिक होता है जो आपके वाइटल ऑर्गन्स बॉडी के हैं उनको इफेक्ट ना करे, ठीक है, उनको बचा ले, उसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इमीडिएटली शिफ्ट द पेशेंट टू हॉस्पिटल, ठीक है। तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गैस्ट्रिक लेवल्स क्या होते हैं। हाँ, गैस्ट्रिक लेवल्स क्या होता है, तो गैस्ट्रिक लेवल्स इज ए स्टेबलाइज्ड मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ एनी अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, ठीक है। गैस्ट्रिक लेवल्स देने से क्या होगा, जो एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं किया है पॉइजन उसको उसके इफेक्ट उसके मतलब उस पॉइजन को उसके इफेक्ट को कम कर देगा गैस्ट्रिक लेवल्स, या बिल्कुल इफेक्ट को हटा देगा, ठीक है, फ्रॉम द स्टमक, ठीक है। हाउएवर गैस्ट्रिक लेवल्स इज यूजलेस इफ द कंटेंट्स आर कंज्यूम्ड बिफोर 3-4 आवर्स, ठीक है। अगर कोई भी बंदे ने क्या किया है, पॉइजन निकल लिया है, उसको 3 से 4 घंटे हो गए, तब आप गैस्ट्रिक लेवल्स अगर दे भी दो, क्योंकि 3 से 4 आवर्स के अंदर वो सारा पॉइजन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, गैस्ट्रिक लेवल्स आपका काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इट इज यूजलेस, ओके, एज द कंटेंट्स आर पास्ड इनटू द इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन में अगर पास हुआ तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और 3 से 4 आवर्स में
इजिली पास हो इंटेस्टाइन तक वो चला जाएगा, ठीक है। तो आपका गैस्ट्रिक लेवेज वहां पे कोई काम नहीं कर पाएगा। गैस्ट्रिक लेवेज इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टमक ट्यूब, ठीक है। तो एक गैस्ट्रिक लेवल कैसे दिया जाता है, हेल्प विद द हेल्प ऑफ स्टमक ट्यूब। सॉल्यूशन आर सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक लेवल इंक्लूड। तो गैस्ट्रिक लेवल किसका किसका मतलब गैस्ट्रिक लेवल में क्या होता है, इसका कॉम्बिनेशन किसका होता है, सैलाइन 200 ml, ठीक है। वार्म वाटर होता है, केमिनोफोर सोल्यूशन होता है। फॉर एल्कलाइन वास 5% सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन इज यूज्ड, ओके। सो सोडियम थायोसल्फेट आर dimer caprol solution are used for treatment of toxic metal poisoning. Emetics are used if patient is not vomiting by using 15 gram of sodium chloride in glass full of warm water, ठीक है। तो आइदर उस क्या करना है, सैलाइन 200 ml, ठीक है। 200 ml क्या है, सैलाइन वाटर देना है उसको 1 टी स्पून, ठीक है। 1 चम्मच क्या देना है आपको, टी देना है, और उसमें NaCl देना है, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, ठीक है। तो 2000 ml सैलिन सोल्यूशन देना है, सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पे गलत बोला। सैलिन 200 ml प्लस वन टी स्पून फुल ऑफ NaCl, ठीक है, और इन ए ग्लास फुल ऑफ वाटर, ठीक है। तो इतना आप सोल्यूशन दे सकते हो, वार्म वाटर दे सकते हो, केमेनोफोर सोल्यूशन दे सकते हो। तो एक कहाँ पे एक्ट करेंगे, सीधे आपके स्टमक में एक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एल्कालाइन वास 5% सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, माइल्ड बेस है, ठीक है। तो 5% सोडियम बाइकार्बोनेट वहां पे दे सकते हो सोल्यूशन, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट और डायमर कैप्रोल सोल्यूशन आप दे सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिक मेटल पॉइजनिंग, अगर कोई भी पर्सन पॉइजन निकल गया। एमेटिक्स आर आल्सो यूज्ड, ठीक है, इफ द पेशेंट इज नॉट वोमिटिंग बाय यूजिंग 50 ml सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड देने पर भी, ठीक है, किसके साथ दे रहे हो, वार्म वाटर के साथ। अगर पेशेंट वोमिट नहीं कर रहा है तब उसको हम इमेटिक्स देते हैं, ठीक है। ये हो गया कि आप उस गैस्ट्रिक लेवस की बात, ठीक है। तो हम गैस्ट्रिक लेवस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्नेक बाइट का। तो स्नेक बाइट्स में आप क्या करोगे, तो पॉइजनिंग ड्यू टू स्नेक बाइट इज वेरी डेंजरस, सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि बहुत सारे कुछ स्नेक्स होते हैं जो न्यूरोजेनिक होते हैं, कुछ होते हैं जो आपकी मायोजेनिक होते हैं, ठीक है। आपको मायोजेनिक क्या होते हैं, जो थोड़ा कम हार्मफुल होते हैं, बट न्यूरोजेनिक जो स्नेक्स होते हैं इट इज मोर डेंजरस। और उसमें मोस्टली पर्सन की अगर उनको मेडिकल हेल्प तुरंत नहीं मिली तो उनका डेथ हो सकता है, ठीक है। तो स्नेक बाइट में थोड़ा हम देखते हैं, पॉइजन ड्यू टू स्नेक बाइट इज वेरी डेंजर दैट इवन लीड्स टू डेथ, मतलब डेथ तक हो सकती है। आउट ऑफ 3500 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स ओनली 250 आर पॉइजनस, ठीक है। 2500 स्पीसीज में 250 आर पॉइजनस। कितने पॉइजनस, 250 स्पीसीज क्या है, पॉइजनस है, कितने में से, 3500 में से, ठीक है। सम ऑफ द पॉइजनस स्पीसीज आर कोबरा, वाइपर, सम सी स्नेक्स, ठीक है। वाइपर इज मोर डेंजरस, कोबरा इज मोर डेंजरस एंड सी स्नेक्स इज मोर डेंजरस, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है विच इज मोर डेंजर, तो आपका वाइपर, सी स्नेक्स एंड कोबरा। सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग आर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्नेक्स, ठीक है। तो सिम्टम्स सबका अलग अलग है कि कौन से आप पेशेंट को सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। अगर किसी बंदे को अगर स्नेक ने काट लिया है तो उसमें उसके बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे, उसको क्या बोलते हैं, सिम्टम्स। तो सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग आर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्नेक। कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ स्नेक बाइट आर पंचर वाउंड, पेन, स्वेलिंग, वीकनेस, डिजीनेस, एक्सेसिव सैल्वेशन एंड वोमिटिंग, ठीक है। सैल्वेशन मतलब सलीवा उसका ज्यादा निकलेगा माउथ से, वोमिटिंग उसको उल्टियां होंगी, डिजीनेस, ठीक है, वीकनेस कमजोरी, स्वेलिंग उसकी बॉडी पार्ट्स स्वेल कर जाएंगे, पेन होगा, ठीक है, और बहुत से सिम्टम्स हो सकते हैं एक्सेट्रा जिसमें लिख दिया, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ले द पेशेंट डाउन एंड ट्राई टू कूल एंड काम हिम, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट को आप लेट डाउन कर दो और उसको थोड़ा इन्वायरमेंट आप कूल प्रोवाइड करो, ठीक है। गिव हिम एश्योरेंस एज ही इज वेरी फ्राइटेंड, और उसको थोड़ा सांत्वना दो कि वो इससे फाइट कर लेगा, ठीक है। डू नॉट अलाउ हिम टू मूव द बीटन पार्ट, ठीक है, बिकॉज द मोमेंट में फेवर फास्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो वहां पे क्या है, उस पे हमें कुछ नहीं करना जिस पार्ट पे स्नेक ने बाइट किया है, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ भी उस पे रब करोगे तो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा और वो पॉइजन आपके
अदर बॉडी पार्ट्स में फ्लो हो जाएगा, मतलब थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो कोशिश करना है कि उसको हम या तो बांध दें पट्टी से, ठीक है, उस पार्ट्स को दोनों तरफ से। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या, अप्लाई ए बैंड क्लॉथ अबव द फैंग मार्क टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पॉइजन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। वॉश द वाउंड विद सोप एंड वाटर, वाउंड को हम क्या करें, सोप एंड वाटर से उसको वॉश करना है। मेक ए शार्प कट ओवर द बिटन एरिया एंड अलाउ ब्लीडिंग बाय स्क्रेचिंग द एरिया, उस जहाँ पे उसने काटा है वहां पे क्या है, हमें एक कट कर देना है। ठीक है, जिससे वो ब्लड निकल जाए, ब्लड में क्या होगा, वो पॉइजन निकल जाएगा ब्लड के जरिए। ठीक है, सक आउट द पॉइजन विद ए संक्शन पंप, अगर आपके पास संक्शन पंप है तो हम उस ब्लड को खींच लें। ठीक है, ब्लड को खींच लें मतलब ब्लड में क्या होगा, पॉइजन, तो पॉइजन भी निकल जाएगा बाई माउथ और स्पिन इट आउट। ठीक है, ए ब्रीदिंग स्टॉप गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, अगर उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करोगे। इमीडिएटली शिफ्ट द पेशेंट टू हॉस्पिटल। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आप उस पेशेंट को कहाँ हॉस्पिटलाइज, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्न्स एंड स्केल्स। ठीक है, तो बर्न्स आर द इंजरीज विच आर कास्ड बाई ड्राई हीट लाइक फायर, फायर फ्लेम और हॉट मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो बर्न्स किससे होता है, पहले तो ये देखते हैं। बर्न आर इंजरीज, ये क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ इंजरीज विच आर कास्ड बाई ड्राई हीट। ठीक है, या तो हीट की वजह से बर्न होगा, तो हीट तो बहुत टाइप से हो सकती है, या फायर हो सकता है, या फ्लेम हो सकता है, या हॉट मेटल्स से हो सकता है। ठीक है, तो इसके जरिए अगर आपको कोई बर्न्स होता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो बर्न्स क्या होता है, इट इज a type of injury caused by dry heat and it is many types, either you can means burns can be arises from fire or flame or hot metals। ठीक है, तो ये सारे मतलब फैक्टर्स हैं जिससे आपको बर्न्स हो सकता है। ठीक है, स्केल्स आर द इंजरीज व्हिच आर कास्ड बाय मॉइस्ट हीट। ठीक है, तो मॉइस्ट हीट से लाइक बॉइलिंग वाटर, स्टीम, हॉट ऑयल एंड हॉट वैक्स, अगर आपको इंजरी हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, स्केल्स। ओके, तो वहां पे आ जाता है व्हाट इज बर्न्स, डिफरेंस बिटवीन बर्न एंड स्केल्स। ठीक है, तो स्केल्स किससे होता है, मॉइस्ट हीट से होता है, जबकि सॉरी, स्केल्स किससे हो रहा है आपका, मॉइस्ट हीट से हो रहा है। ठीक है, लाइक बॉइलिंग वाटर, स्टीम, हॉट हॉट ऑयल एंड हॉट वैक्स। बट इन केस ऑफ बर्न्स, बर्न्स किससे हो रहा है आपका, ड्राई हीट से हो रहा है। ठीक है, तो ये मॉइस्ट हीट इसमें इन्वॉल्व हो रही है, इसमें ड्राई हीट इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, फॉलोइंग मेजर आर टेकन, पुट ऑफ द फायर बाई थ्रोइंग वाटर। ठीक है, पुट ऑफ द फायर बाई थ्रोइंग वाटर, कवरिंग द फ्लेम विद ब्लैंकेट और कोट। ठीक है, हम तुरंत उसको ब्लैंकेट से ढक देंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम पुट प्लेंटी ऑफ कोल्ड वाटर एंड एनी अदर नॉन फ्लेमेबल लिक्विड। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर से आपको क्या करना है, कोल्ड वाटर उसको थोड़ा एक कोल्ड वाटर से उसको अप्लाई करना है, कोल्ड वाटर। ठीक है, डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लोथिंग फ्रॉम द बर्न एरिया, रेदर कट देम अराउंड। ठीक है, तो हमें उस कप मतलब क्लोथ को रिमूव नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट कीप द पेशेंट काम एंड लाई डाउन द पोजीशन टू अवॉइड शॉक, और उसको थोड़ा मतलब रिलैक्स में रखना है कि उसको कोई शॉक ना हो जाए, डर ना जाए, डर से भी एक मतलब शॉक उसको लग सकता है। डू नॉट डिस्टर्ब द ब्लिस्टर्ड इन एनी वे। ठीक है, डू नॉट यूज द एब्जॉर्ब कॉटन, डू नॉट यूज कॉटन, हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। ऑयली सब्सटेंस भी नहीं यूज करना, एंटीसेप्टिक्स भी नहीं यूज करना, फ्लोर बटर, बेकिंग सोडा, इंगार्ड बर्न। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें खुद नहीं यूज करना है। ठीक है, कीप द पेशेंट काम, ये तो हो गया। डू नॉट डिस्टर्ब द ब्लिस्टर्ड इन एनी वे। ठीक है, जहाँ पे है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई भी इंजरीज है, ठीक है, तो वहाँ पे ही रहने दो, उस पे कुछ हमें करना नहीं है। ठीक है, डू नॉट टच द बर्न एरिया, जहाँ पे बर्निंग हो गई उस एरिया को टच ना करो जहाँ तक हो सके। इफ आईज आर अफेक्टेड विद बर्न्स, वॉश देम थोरली एंड आफ्टरवर्ड कवर द स्टाइल ड्रेसिंग। ठीक है, अगर आइज पे हो गया है, मतलब आइज पे अगर इंजरीज हो गई है तो हमें क्या करना है, उसको वॉश करना है थ्रू आउट। ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स कवर एंड स्टाइल ड्रेसिंग, हमें स्टाइल ड्रेसिंग प्रोवाइड करनी है। स्टाइल ड्रेसिंग मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो। ठीक है, ठीक, फिर आता है आपका कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है। ठीक है, तो डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू directly or indirectly through one person to another person. Sorry for that. Yes, yes. Disease which is spread from one person to directly or indirectly through one person to another. Direct. Okay.
इसमें एक्चुअली इन्होंने मिक्स कर दिया है, तो देखते हैं। कम्युनिके आपको बस इतना ध्यान रखना है, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं, जो स्प्रेड होती हैं वन पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, डिसीज विच आर नॉट ट्रांसफरेड फ्रॉम वन एनदर, ठीक है। और दूसरा इसका क्या है, एग्जांपल्स हैं आपका ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिसीज में क्या हो सकता है, चांसेस रहते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचने के, ठीक है, जो कि इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं, जो जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस इज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी उस पर्सन में बैक्टीरिया है, ठीक है। तो चांसेस रहते हैं कि अगर आपने टच किया, तो अगर कहीं भी उसके बॉडी पार्ट्स में वो बैक्टीरिया होंगे, तो आप में भी चांसेस है जाने के। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज हो गई, ठीक है। ऐसे ही नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं, ये एग्जांपल कैंसर, डायबिटीज, ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है, ठीक है, आइदर उनको टच करो या कुछ भी करो, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में यही मेन डिफरेंस है, ठीक है। फिर आता है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज टू टाइप्स की होती है, एक डायबिटीज मेलाइटस होता है और डायबिटीज इंसिपिडिस होता है, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज का डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आईडीडीएम टाइप फर्स्ट। सेकंड होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसको हम बोलते हैं एनआईडीडीएम एंड टाइप सेकंड, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस इज फर्स्ट टाइप विच इज इंसुलिन डिपेंडेंट, सेकंड इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। टाइप फर्स्ट डायबिटीज इज सीन इन यंग इंडिविजुअल आर लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज किस में देखी जाती है, यंग इंडिविजुअल में, इफ द जुवेनाइल वनसेट टाइप ऑफ डायबिटीज, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट किस में देखी जाएगी, यंग इंडिविजुअल में जो 30 एज के नीचे है, ठीक है। टाइप 2 disease is more commonly type of diabetes occurs in middle age और elderly age are can be controlled by treatment of D3 control, इसको हम D3 कंट्रोल से सही कर सकते हैं। इट इज एडल्ट एंड मेजोरिटी ऑन टाइप ऑफ डिसीजेस, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ डायबिटीज कैन बी ट्रीटेड बाय D3 कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें टाइप सेकेंड कैन बी कैन बी कैन बी क्योर बाई अप्लाइंग D3 कंट्रोल, ठीक है। तो ये हम यहाँ से लेक्चर अभी सेकेंड पार्ट बनाते हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल, ठीक है।